मैं 17 साल की हुई तो मुझसे हर काम उल्टा होने लगा। खाना बनाती तो खाना जल जाता, कपड़े इस्त्री करती तो कपड़े जल जाते, शीशे के बर्तन मेरे हाथ से गिरकर टूट जाते। घर वाले मुझे मनहूस मनहूस कहकर पुकारते। मैं रोते हुए कहती, मैं ये सब जानकर नहीं करती, मगर फिर भी घर वाले मुझे मनहूस ही कहते। एक दिन मैं बहुत तंग हुई तो रोते हुए घर से भाग गई और एक दरबार पर अपना हुलिया बिगाड़ कर बैठ गई। वहां एक लड़का रोज मेरे पास आता और मुझे मीठी खीर खिलाता, जिसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। जब आंख खुलती तो मेरे हाथ और पांव पर शहद लगा होता और चींटियां मेरे जिस्म पर चल रही होती। मैं बहुत डर जाती। एक रात खीर खाए बगैर सो गई, मगर कुछ देर बाद ही। मेरा नाम कशमाला है। मेरा ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं है। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी थी और बाबा उनसे इतना प्यार करते थे कि चौथे दिन वो भी मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। इस तरह मैं अपनी चची पर एक बहुत बड़े बोझ के साथ साथ मनहूस का टाइटल लेकर उनके घर आ गई। ऐसा मेरी चची का कहना था। खैर, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, और पड़ता भी क्यों। मुफ्त की रोटी जो मिल रही थी और मैं खा रही थी। मेरे चचा थोड़ा रहमदिल थे, वो मुझे पढ़ा रहे थे। अब जहां इतना सब मिल रहा था, वहां दो चार गालियां और तंज मिल जाते तो खामोशी से सुन लेती। उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, वरना मेरे पास चची की बातों के ऐसे ऐसे जवाब थे कि उनकी बोलती बंद हो जाती। लेकिन बात वही थी। मैं किसी वफादार कुत्ते की तरह उनकी रोटी पर पल रही थी। नमक हरामी नहीं कर सकती थी, वरना बात फिर मेरे मनहूस होने पर आ जाती। एक दिन मेरा दिल बहुत चाहा तो छुप कर चचा की दुकान पर चली गई। वहां मुझे देखकर वो भी मुस्कुरा दिए। उनको चच्ची की फजूल बातों से असल में चिढ़ थी। उनको लगता था कि वो फजूल में ही मुझ मासूम पर जुल्म करती हैं, इसलिए हमेशा वो मुझे उनके कहर से भी बचा लेते थे। उस दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर एक जूस का डिब्बा दिया, साथ में दो टॉफियां भी दी, तो मैं खुश हो गई। वहीं बैठकर खाने लगी तो उन्होंने कहा, यहाँ नहीं आओ, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहां बैठ के खा लो। मैं भी मान गई। वो मुझे दुकान के पास मौजूद पिछली वाली साइड पर बिठाकर खुद दुकान की तरफ आ गए। मैं जहां बैठी थी वहां साथ ही इतनी सारी बिजली की तारें मौजूद थी। असल में वो कंडा था जो चचा ने बिजली का बिल बचाने के लिए लगाया हुआ था, और उसका जोड़ चचा की दुकान पर था। मैंने दुपट्टा जोड़ने के लिए जैसे ही हवा में लहराया तो एकदम से कुछ हुआ था, मगर मुझे कहाँ होश था। मैं तो खाने में मसरूफ थी। लेकिन इसकी वजह से जो दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे निकलने वाली चिंगारी ने पास पड़ी चीजों पर पड़ते ही आग के शोले भड़का दिए थे। चचा की दुकान का तो मुंह काला हो चुका था। उनकी चीखों पुकार सुनकर जब मैं वहां गई तो देखकर खुद भी परेशान हो गई कि आखिर सब हुआ कैसे। लेकिन शायद हमेशा की तरह मेरी किस्मत ही खराब थी। फिर मेरी दुकान पर जाने वाली बात चच्ची को पता लग गई। फिर क्या हुआ था जो उन्होंने मुझे मारा पीटा, वो तो अलग। इसके अलावा घर पर आने वाली हर औरत के सामने मुझे मनहूस भी करार दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर बलाओं का साया है, ये भी सब में मशहूर कर दिया। अब तो इतना मैं खुद के बारे में नहीं जानती थी जितना लोग मुझे बता देते थे। अब कोई मुझे अपने घर बुलाना देखना भी पसंद नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। चच्ची सारे घर का काम मुझसे करवाती थी। उनकी बेटी किसी काम को हाथ भी ना लगाती। मैं भी सारे काम बहुत अच्छे से करती, मगर पिछले कुछ दिनों से अजीब हो रहा था। मैं जो भी काम करती वो उल्टा हो जाता। मुझसे रोज हांडी जल जाती, कपड़े जल जाते। मैं नुकसान पर नुकसान किए जा रही थी, और चच्ची मुझे मनहूस मनहूस कहकर रोज मारती और कहती कि तू मरती क्यों नहीं है। अब मुझे एहसास हुआ था कि अब ये छत भी छिनने वाली है। इससे पहले चच्ची बदनाम करके बाहर निकले, मैं खुद ही बाहर चली जाऊं। और मैंने अपना जो भी बचा हुआ सामान था वो समेटा और एक खत में लिखकर, अब मैं मजीद बोझ नहीं बनना चाहती आप पर चचा जान, और वहां से चली गई। और मैंने लिख दिया था कि मुझे ढूंढने की जहमत ना करना। मैं किसी भी मजार या कहीं भी जगह मिली बसेरा कर लूंगी। अगर लोग पूछे कि कहाँ गई तो कह देना चली गई किसी रिश्तेदार के घर। ये मेरे आखिरी अल्फाज थे। मुझे मालूम था इस खत से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। चच्ची तो मुझे बदचलन बोलकर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल ही चुकी थी। बस मैंने ये खत चचा के लिए लिखा था, जिससे मुझे मोहब्बत थी और उन्होंने भी मुझे प्यार दिया था।
और मेरी एक सहेली निम्रा थी, जो कि अमीर बाप की औलाद थी, लेकिन वो मेरी सहेली बन गई थी। शायद ये बात उस तक भी पहुंच जाए ताकि मिल तो सकूं उससे, लेकिन किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। यूं मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया और अपने घर से बहुत दूर एक पीर बाबा के मिज़ार पर जाकर बैठ गई। मैं यहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन अब अंदर से डर भी रही थी। लेकिन एक दो दिन में मेरा डर भी जाता रहा था। यहाँ सब लोग अपनी मनतों मुरादों के लिए ही आते थे। मैं लंगर का खाना खाती और सो जाती। इबादत करने का दिल ही नहीं चाहता था, इसलिए अपना हुलिया बिगाड़ कर मैं वहां बैठी रहती। यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता था। मैं सारा दिन फारिग बैठी रहती, और फारिग दिमाग तो वैसे भी शैतान का घर होता है, इसीलिए रोज पता नहीं कौन कौन से नए ख्यालात जहन में आते और मैं उन सब पर यकीन की मोहर लगाती चली जाती। फिर एक दिन मैं दरबार के करीब दरख्त के साथ टेक लगाए बैठी थी, जब एक शख्स मेरे पास आया था। किसी की मौजूदगी अपने पास महसूस करते ही मैंने सर उठाकर देखा था। एक पल के लिए नजर ठहर सी गई थी। वो जो भी था बहुत प्यारा था। मैं अभी उसे देखने में ही मसरूफ थी कि मेरी कमर पर किसी चीज ने काटा था। मैंने गुस्से से अपना सर दरख्त में मार दिया और एक बार फिर खामोश होकर बैठ गई। मुझे लगा था कि वो मुझे पागल समझकर यही छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अगला लम्हा हैरान कुन था जब वो मेरे सामने कुछ फासले पर बैठ गया था और यहाँ वहां देखते ही उसने एक शापर अपनी पुश्त से निकालकर आगे की तरफ मेरे सामने रखा था। मैं हैरान नजरों से उसकी तरफ और कभी शापर की तरफ देख रही थी। ये मैं खास आपके लिए लेकर आया हूँ। अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ अपनी मनतों और मुरादों की तकमील के लिए, लेकिन एक दिन आपको देखकर मैं बिल्कुल आपके पास से गुजर गया था और शायद वहीं से मेरी किस्मत के दर मुझ पर खुल गए थे। उसी दिन से मेरी लॉटरी लग गई थी। मैंने बहुत जगह ये न्याज बांटी थी। फिर मुझे आपका ख्याल आ गया, इसलिए अब मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ और आइंदा भी आता रहूंगा। ये कुछ चीजें हैं मैं आपके लिए लाया हूँ। मेरे लिए उस वजाहत के शाहकार के मुंह से ऐसी बातें सुनना और फिर यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत भी थी। और आज तक जितना मेरे साथ बुरा हुआ था वो कम था क्या जो कुछ और होना बाकी रह गया था, इसलिए मैंने खामोशी से वो सब चीजें थाम ली। शापर खोलकर देखा तो बहुत सारी चीजें थी जो इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन इन सब चीजों के साथ खीर भी मौजूद थी, जिसे देखकर मैंने एक नजर उस लड़के को दोबारा देखा। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, माथे पर उसके पसीना भी आ रहा था, जिसे वो हाथ से साफ करता और फिर चोर नजर से इधर उधर देख लेता। मैंने उसे अब घूर कर देखा था, मतलब साफ था। भाई अब आप क्यों बैठे हो? वो घबराकर बोला। वो जी मैं बस अब जा ही रहा था। आप ये खीर खा लीजिएगा, मेरी बहन बहुत अच्छी खीर बनाती है, आपको यकीनन पसंद आएगी। उसके जाते ही मैंने जल्दी से खीर का डब्बा निकाला और जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरा चम्मच भरकर खाने लगी। खीर तो वाकई बहुत जबरदस्त बनी हुई थी, मीठी भी बहुत थी। मुझे एक पल के लिए लगा जैसे कोई छुप छुप कर मुझ पर नजर रखे हुए है, लेकिन यहाँ वहां देखा तो दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। मैंने जल्दी से पूरी खीर का सफाया किया और काले रंग का वो जोड़ा निकाल लिया जो वो लड़का लेकर आया था। पिछली वाली लैट्रिन में जाकर जल्दी से कपड़े बदले। खुशी तो मेरे अंग अंग से फूट रही थी। मैं बहुत खुश थी। बैठे बिठाए इतना सब कुछ जो मिल गया था। सादा सी चप्पल उतार कर फेंकी और उसकी जगह लाई हुई नई चप्पल पाँव में पहनकर वापस अपनी साबका जगह पर आकर बैठ गई। शाम का वक्त हो चुका था। अभी यहाँ वहां कुछ देख ही रही थी कि नींद का गुलबा मुझ पर तारी होने लगा और मुझे ख्वाबों की दुनिया में लेता चला गया, जहाँ मैं थी और मेरा शहजादा नींद में भी मेरे लिए लब मुस्कुराए हुए था। अगला दिन शुरू हो गया था। सूरज बिल्कुल मेरे सर पर था, लेकिन मेरी आंख खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मन मन भर वजन मेरी आंखों के ऊपर रखा हुआ है। मैंने भी कोशिश तर्क कर दी। अब तो धूप की तपिश सारे बदन में जलाकर आग लगा रही थी। जिस्म अलग टूट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हों, बल्कि काट भी रहे हों। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं कब्र में हूँ। ये सोच आते ही मैंने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आंखें खोली थी। सूरज वाकई सर पर खड़ा था, जिसकी गर्मी जला रही थी मुझे। जब नजर अपने जिस्म पर पड़ी
तो चीख निकलते निकलते रह गई। सारे जिस्म पर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। मैं भागकर लैट्रीन गई थी। वहां से पानी की बड़ी बाल्टी उठाकर खुद पर उलट दी। जिस्म को छूकर देखा, हर जगह सही थी। वो कीड़े मुझ पर नहीं बल्कि मेरे जिस्म पर मौजूद शहद की वजह से आए थे। लेकिन मेरे जिस्म पर शहद आया तो आया कैसे? ये सवालात मुझे बहुत परेशान कर गए थे। कपड़े बदलकर आराम से वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। कल की तरह आज फिर वही शख्स मेरे पास आया था और आज भी वो ढेर सारी चीजें लाया था। मैं सुबह से भूखी बैठी थी। मेरी नजर जब खीर पर पड़ी तो उसकी मौजूदगी को फरामोश किए बगैर मैं खीर पर टूट पड़ी। खीर खत्म करते ही मैंने साइड पर बर्तन रखा। उसने पानी की बोतल मेरे आगे कर दी और मैंने उसे मुंह लगा लिया। वो मुसलसल मुस्कुराते हुए यहाँ से वहां देख रहा था। आज भी वो मुझे कुछ अजीब सा लगा था। बार बार अपने आगे पीछे देखता और उसके माथे पर पसीना आता। ये सब उसकी आदत में शामिल था, ऐसे जैसे वो कोई चोरी कर रहा हो या कोई गलत काम कर रहा हो। मुझे क्या था, मेरा तो फायदा था, इसलिए मैं चुप थी। फिर वो घबराते हुए बोला, ये आपके लिए आज खास बिरयानी भी लाया हूँ। उसने एक डिब्बा मेरे हवाले किया था। आप इसे याद से खा लेना, कहीं खराब ना हो जाए। और एक बार फिर वो मशकूक हरकतें करता हुआ वहां से खामोशी से चला गया था। मैंने शॉपर खोला तो वो आज भी बहुत कुछ लाया था। और आज एक और वजह भी सामने आई थी, वो मुझे कोई पीर नहीं समझ रहा था। ये सोचकर बेसाख्ता मुझे तो हंसी आ गई, क्योंकि सब मनहूस कहते थे और मुझे वो पीरनी समझकर इतनी चीजें दे रहा था। शक्ल का अच्छा खासा वो मर्द बहुत बेवकूफ था। आज फिर मैंने कपड़े बदले, बिरयानी खाकर आराम से दोबारा सो गई। और मेरा वहां काम ही क्या था, खाना और सो जाना, और कुछ तो करना नहीं होता था। पहले रोज अपने एक जोड़े को रोज धोती मल मल कर, लेकिन अब तो रोज कपड़े मिल रहे थे, इसलिए रोज नया जोड़ा पहन लेती। उस वक्त नींद का शदीद गुलबा था। किसी और रोज कपड़े धोने का इरादा करते ही मैं वहीं पर लेट गई। अब तो नींद हमेशा ही मुझ पर मेहरबान रहती थी। और करना भी क्या था, खाया पिया और सो गई। अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ आ गई। ना यहाँ किसी की बातें, न तंज, उल्टा लोग आकर दुआ करवा के कुछ देकर ही जाते थे। इन्हीं सोचों में मैं खुशी से नींद की वादियों में उतर गई। अभी मगरिब का वक्त होने वाला था। अब ये रोज होने लगा था। मैं रोज सो जाती और जब उठती तो मेरे जिस्म पर शहद लगा होता और कई चींटियां भी रेंग रही होती। अब मैं वाकई सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा क्या चक्कर है जो सिर्फ मेरे साथ ही होता है। ये सब होते हुए महीना हो गया था। मेरे जहन में पहले भी ये बात आई थी, लेकिन मैंने ये सोचकर अपनी सोच रद्द कर दी कि कहीं जो सहूलियात मुहैया हैं उनसे हाथ ही ना धोने पड़ जाएं। लेकिन अब तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया अब मुझे सच जानना चाहिए। लेकिन मैं पता नहीं लगने दूंगी कि मुझे सब मालूम है। रोज की तरह आज भी वो मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाया था। मैंने वो सारी चीजें ले ली और उनको देखने लगी। वो इंतजार में था कि मैं खाऊं और वो यहाँ से वापस जा सके। मैंने उस लड़के से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई मसला है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, तुम्हारी मुश्किल यूं हल हो जाएगी। मैंने 2-3 बार कहा तो वो लड़का सब बताने को राजी हो गया था। मैं बड़े गौर से उसकी बात सुन रही थी। फिर वो बोलना शुरू हुआ, मैं यही कराची का ही रहने वाला हूँ। मेरी एक बहन है और हम अपने माँ बाप के साथ यहाँ रहते हैं। हमें कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। जो चाहा वो ख्वाहिश से पहले मिल गया, लेकिन हर चीज शायद किसी को नहीं मिलती। हमारे साथ भी यही हुआ। मामा की एक एक्सीडेंट में दोनों टांगे जाया हो गई। बाबा को बस अपने काम से मतलब था और ये सभी ज्यादा अरसा नहीं चला। फिर बाबा ने दूसरी शादी कर ली। शायद वो भूल गए थे कि घर में एक जवान बेटी भी मौजूद है और इन सब का उस पर क्या असर होगा। बाबा की शादी के बाद अब अक्सर मेरी बहन भी घर से बाहर रहने लगी थी। मैं मामा बाबा जब उसको कुछ समझाते तो वो हम पर चिल्ला उठती और बाबा को कहती, आप लोग भी दूध में धुले हुए नहीं हैं, पहले खुद को देख लें फिर मुझे कुछ कहें। वो ये कहकर बात खत्म कर देती। मैंने उसे प्यार से बहुत समझाया, लेकिन वो कोई बात ना मानती। तब मुझे पता लगा कि अब उसकी दोस्तियां सिर्फ लड़कियों से नहीं बल्कि काफी हद तक लड़कों से भी हो गई हैं। आए दिन किसी के साथ वो लंच पर या डिनर पर चली जाती। मैं तो उसके लिए बहुत परेशान रहने लगा था, लेकिन बाबा ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया था। उनका कहना था कि शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगी, जल्दी इसकी शादी कर देनी है।
लेकिन वो हमारे लिए भी टेढ़ी खीर साबित हुई थी। एक दिन तो उसने घर से भागने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो भागती मैंने पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया, वरना इज्जत तो 2 टके की ही हो जानी थी। पता नहीं उसके बाद उसे क्या हुआ था, यूं महसूस होता कि अब वो अपने बस में नहीं रही। उसने अंदर मौजूद नींद की गोलियां खा ली, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, ना ही बता रही थी कि हम उसकी शादी ही करवा दें। बस उसे अपनी मर्जी करनी थी, जो दिल चाहे वो करेगी, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानेगी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और ऐसा दिन कोई नहीं था जिसमें वो सुकून से रही हो। इसी वजह से बाबा और उनकी नई बीवी भी घर छोड़कर चले गए। माँ पहले ही माजूर थी, वो भी एक दिन चुपके से हमें छोड़ गई। अब तो मेरे लिए उसे संभालना वाकई बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उसे डॉक्टर के पास ले गया तो पता चला कि हमने उसके साथ जो जबरदस्ती की है, उसकी वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं रहा। अब अगर उसका कहा ना माना या रोका तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी जो मैंने उसे खिलाना शुरू कर दी थी। इसके बावजूद वो एक दिन घर से फरार हो गई। 3 दिन बाद वो मुझे एक कचरे के ढेर पर मिली थी। बाद में पता चला कि किसी ने ज्यादती करके उसे वहां फेंक दिया था। बाबा को जब पता चला तो वो भी आ गए, मगर अब कोई फायदा नहीं था, वो जा चुकी थी। उसके बाद बाबा की दूसरी बीवी भी बाबा की सब प्रॉपर्टी बेचकर फरार हो गई थी। तब उन्हें अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ था। उसी दिन रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया और फिर बाबा का एक बाजू और एक पाँव नाकारा होने की वजह से काट दिया गया। वो अब बिस्तर पर पड़े हैं। बस कभी कभी मैं जब सोचता हूँ तो इसी तरह परेशान हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आपने अभी तक खीर नहीं खाई। मैं जो उसकी कहानी सुनकर वाकई अफसुर्दा हो गई थी। अपनी सोच पर लानत भेजते हुए चुपचाप खीर खाकर उसकी तरफ बर्तन बढ़ा दिए। खीर वाकई में बहुत मजे की होती है, लेकिन उसे खाने के बाद मुझे शदीद नींद आ जाती है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन वो मुस्कुराकर बात टाल गया। कुछ दिन तक ये सब फिर चलता रहा, लेकिन अब बस हो गई थी। उस दिन उसकी कहानी सुनकर मैं कुछ ज्यादा ही अफसुर्दा हो गई थी कि याद ही ना रहा। वो तो कहता था कि ये खीर उसकी बहन बनाकर भेजती है, और कहानी में तो बहन मर गई थी। तो ये सब क्या था, और क्या वो मुझसे झूठ बोलता था? क्या ये एक साजिश थी मुझे बेवकूफ बनाने की, और वो कामयाब भी हुआ था? लेकिन अब मैंने भी सच जानने की ठान ली थी। लेकिन आज जब वो आया तो बहाने से उसे पानी लाने का कहते हुए मैंने खीर दूसरे बर्तन में डालकर छुपा दी और जाहिर किया जैसे मैंने खीर खा ली हो। पानी पीकर मैं वहीं लेट गई और वो वापस चला गया। अभी उसे गए कोई 10 मिनट ही हुए थे जब मुझे अपने करीब आहट सी महसूस हुई। 2 नहीं 4 कदम थे, बल्कि वो 2 लोग थे। मुझे उठाकर किसी दूसरी जगह ले गए थे। मैं भी खामोश पड़ी रही। अब सच से पर्दा उठने वाला था। तब उसी लड़के की आवाज आई थी जो कि ये शहद मेरे जिस्म पर लगाने का कहते हुए खुद बाहर की तरफ बढ़ा था। थोड़ी देर बाद जब शहद लग गया तो पास ही कहीं आग जलाई गई थी, जिसके आस पास पता नहीं क्या क्या रखा गया था। मैं थोड़ी सी आंख खोलकर ये सब देख रही थी और देखते ही डर गई थी। डर और खौफ से जिस्म कांपने लगा था। वहीं एक प्याला पड़ा हुआ था या कोई लाल रंग का पानी, ये अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, लेकिन लग वो खून ही रहा था। मैं चीखकर उठ खड़ी हुई थी। उस वक्त मैं काले रंग के चोले में मौजूद थी। चिल्लाते हुए मैं फौरन से बाहर आई थी जहां वो शख्स बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था। मैंने आते ही उसे धक्का दिया था। तुम धोखेबाज इंसान हो, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। मैं ये कहते हुए वहां से भाग ही रही थी कि उसने मुझे पकड़कर भागने से रोक लिया था। मेरी सांस भी अटक गई थी। अब ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं, ये सोच आते ही मेरी तो रूह फना हो गई थी। मैं कप कपाने लगी। रात का अंधेरा, ऊपर से मैं अकेली, कहीं नहीं जा सकती हो तुम। यहीं बैठो खामोशी से, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब मुझे पता लगा कि वो मेरे बचपन का दोस्त शेर अली है, जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया था और ये भी बताया कि सब ठीक कहते हैं कि तुम्हारी माँ पर साया था। वो अक्सर हमें बहुत दूर ले जाती और वहीं छोड़कर अकेली घर आ जाती। जब पूछते तो ला इल्मी का इजहार करती। ऐसे ही उनकी और तुम्हारे बाबा की मौत हुई थी। तब तुम 3 साल की थी।
तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैं तब 8 साल का था। हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही हमारे वालिदैन ने तय कर दिया था और हमारी दोस्ती हो गई थी। फिर तुम अपने चचा के पास चली गई और फिर हालात ऐसे हुए कि हम दोनों जुदा हो गए। कई साल बाद जब मैं तुम्हें मिलने आया तो तुम अपने चचा के घर नहीं मिली। उन्होंने मुझे तुम्हारी एक तस्वीर दी और कहा कि जाकर खुद ही ढूंढ लो। तुम्हारी तस्वीर देखकर तो मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई थी, और अब जब तुम मुझे मिली हो तो इस हाल में हो। असल में तुम्हारी माँ के पीछे जो साया था, अब वो तुम्हारे पीछे था। तभी तो तुमसे सारे काम उल्टे होते और चच्ची तुम्हें मनहूस समझती थी। और जब मैं यहाँ आया था तो मैंने बाबा जी से बात की थी। तब ही उन्होंने बताया कि तुम मज़ार के अंदर नहीं जाती, बस बाहर ही रहती हो या साइड पर। तब मैंने उनके कहने पर अमल करना शुरू किया था। आज अमल का आखिरी दिन था, लेकिन मुझे शक सा गुजरा था कि तुम्हें मुझ पर अब यकीन नहीं रहा। इसलिए मैंने एक कहानी जो मेरे दोस्त की सच्ची कहानी थी वो तुम्हें सुना दी, और तुमने एक बार फिर यकीन कर लिया। आज का अमल जारी है। अब तुम हमेशा के लिए इस साए से आजाद हो, और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, क्योंकि 2 दिन के बाद हमारा निकाह है। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। इसका मतलब था कि मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। असल हकीकत तो अब सामने आई थी। फिर वाकई उसने अपना कहा सच किया था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हम दोनों अपने बच्चों के साथ खुशो खुर्म जिंदगी गुजार रहे हैं।